मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस वीडियो में मैं तुमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम है उसके मदद से एक्सप्लेन करने वाला। तो शुरू करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके फीचर्स इस वीडियो में। पहले तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? प्रमोटर। जो स्टेप्स लेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। तो वो जो स्टेप्स लेता है उसमें दो मेन डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो कौन सा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तुम्हारे सामने देखो, ये रिलायंस ने भी सबमिट किया है टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके फीचर्स के बारे में। पहले तो कंसेप्ट समझते हैं। कभी भी मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल्स एक बोलते ना बुकलेट फॉर्म में 200-250 पेज का एक बुकलेट रहता है। वो पेज को उसमें पॉइंट्स रहते हैं, हर एक पॉइंट्स को सीरियली नंबर बोलते हैं। स्टार्टिंग में मेमोरेंडम रहता है 10 से 12 पेज और उसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एक क्विक फायर तुमको बता दूं मेमोरेंडम रिलायंस का, और फिर तुमको ये देखो यहां से शुरू होगा मेमोरेंडम। ये तुम्हारा मेमोरेंडम आर्टिकल्स बाद में आएगा। देखो 11-15वें पेज के बाद में शुरू हो रहा है आर्टिकल्स। तो तुमको समझ में आया स्टार्टिंग में क्या रहेगा? मेमोरेंडम, उसके बाद क्या रहेगा बताओ? आर्टिकल्स। तो अभी हम शुरू करते हैं मेमोरेंडम होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन का एक और नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन। उसका एक और नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करने के लिए मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट किया जाता है। तो मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ मेमोरेंडम बोलूंगा तो इट मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है, AK-56 याद रहेगा सबको? AK-56 तो 56 और सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में होते हैं। तो सेक्शन 2 AK-56, तो क्या क्या सेक्शन है इसका? सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो वो डिफाइन करता है मेमोरेंडम एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं तुमसे एक सवाल पहले पूछूंगा, क्या कभी ऐसे हुआ है तुम्हारा नाम गलत प्रिंट हुआ है कोई डॉक्यूमेंट में और तुमने बोला प्लीज करेक्ट कर दो? किसी का हुआ है? हाँ। तुमने एक सर्टिफिकेट था, नाम गलत था, तुमने स्कूल को रिपेयरिंग के लिए बोला, चेंज करने बोला। कंपनीज एक्ट की भाषा में इस चेंज करने को ऑल्टरेशन बोलते हैं। या तो तुम खुद से करोगे या तुम कंपनी या तो गवर्नमेंट तुम करवा देगा, ठीक है ना? कुछ गलत हुआ है नाम तो पहले तो समझो ओरिजिनली फ्रेम्ड। मैं तुमको लाइव एग्जांपल ले रहा हूं रिलायंस का ना। इधर नाम क्या दिया हुआ है बताओ? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिख रहा है, लेकिन जब ओरिजिनली फ्रेम था, मैं तुमको कंपनी का नाम भी ओरिजिनल क्या था वो बता रहा हूं ना। इधर देखो ओरिजिनल नाम क्या था? रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जब ओरिजिनली फ्रेम किया होगा तो नाम क्या था? ये ओरिजिनली फ्रेमिंग के टाइम रहा होगा। बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम नाम चेंज करेंगे इनटू व्हाट? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, ओरिजिनल मेमोरेंडम में नाम क्या रहा होगा? रिलायंस टेक्सटाइल। लेकिन बाद में जब कंपनी ने डिसाइड किया नाम चेंज करने का, तो डू यू एग्री कंपनी को नया मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ा होगा?
इस नए मेमोरेंडम को ऑल्टर्ड मेमोरेंडम बोलते हैं, क्योंकि चेंज किया ना तुमने। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है कि ओरिजिनली फ्रेम्ड रिलायंस टेक्सटाइल्स लिमिटेड या ऑल्टर्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कंपनी ने नाम अपना चेंज किया। समझ में आया? तुम जो रजिस्ट्रार के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे सबमिट करते हो, वो ओरिजिनली फ्रेम्ड होता है। वक्त के साथ साथ तुमने आयुर्वेदिक कंसेप्ट का नाम सुना होगा, द आंसर इज नो, लेकिन तुमने हिमालय का नाम जरूर सुना होगा। हिमालय आता है ना। सो आयुर्वेदिक कंसेप्ट का ने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया, हिमालय। मारुति ओरिजिनली फॉर्म हुई थी इंडिया में 1983। उस समय नाम था मारुति सुजुकी, अभी नाम है मारुति उद्योग लिमिटेड। नाम चेंज किया ना। तो उस समय का मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा, मारुति सुजुकी। अभी क्या नाम है, मारुति उद्योग। तो इसको ऑल्टर भी किया जा सकता है, तुम नाम बदल भी सकते हो। उस बदलने को क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन, उसके प्रोसीजर रहते हैं। तो अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो ये मेमोरेंडम कौन सबमिट करेगा, प्रोमोटर। किसके पास सबमिट करेगा, रजिस्ट्रार। नाउ टेल मी, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी रजिस्टर्ड है कर्नाटका, बैंगलोर में है। तो वो कर्नाटका के रजिस्ट्रार के पास अप्रोच किए होंगे, टू ये एग्री। अपन महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में तुमको कंपनी शुरू करने की है, तो किसके पास जाओगे, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार के पास जाओगे टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। तो तुम्हारा कंपनी का हेड ऑफिस जिस स्टेट में है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास तुम जाके ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स फाइल करोगे। आ रहा है समझ में? तुम ऑनलाइन सबमिट करोगे ई मेमोरेंडम और ई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तुम सबमिट करते हो टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार। ओके, तो और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आया समझ में? अच्छा, ओरिजिनली रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड था, फिर रिलायंस टेक्सटाइल्स लिमिटेड हुआ, और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हुआ। नाम तो चेंज होते रहता है ना वक्त के साथ साथ। तो ओरिजिनली फ्रेम्ड किसके लिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए। बाद में बदलाव करने के लिए तुम ऑल्टर करोगे ना, वो भी होता है। यदि तुमको नाम चेंज करना है तो कर सकते हो। तुमको नया मेमोरेंडम जो अल्टर्ड होगा नए नाम के साथ, वो सबमिट करना पड़ेगा विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी। या तो कंपनीज एक्ट 2013 या तो कंपनीज एक्ट 56 के तहत कुछ चेंजेस होंगे तो तुम सबमिट करोगे। यहां तक सब लोग क्लियर है मेरे साथ है सब लोग? अच्छा, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 कंपनीज एक्ट 2013 का डेफिनेशन है। कंपनीज एक्ट 1956 का भी डेफिनेशन 2 सब सेक्शन 28 में था, लेकिन हम उसका चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और ऑथर है लॉर्ड केन्स, उन्होंने कहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स चार्टर। चार्टर मतलब मेन प्रिंसिपल, प्राइमरी डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज द मेमोरेंडम। लर्निंग लाइसेंस के बिना तो लाइसेंस मिलना ही नहीं है, परमानेंट बाद में आएगा। सो प्राइमरी डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको चार्टर क्यों बोलते हैं, पेड़ की जड़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम रहता है। तुमको लाइव डेमो में प्रॉमिस किया था ये नाम। रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है, क्या बोला है, कहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। किस उद्देश्य से शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट ये रहता है। आ रहा है समझ में? तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कंपनी का मेन चार्टर है एंड डिफाइंस अ लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ कंपनी। इसका मीनिंग क्या होता है तुम्हारे सामने लाइव बता रहा हूं। नाउ ये रिलायंस के मेन ऑब्जेक्ट्स है। तुम एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो कुछ तो काम होगा ना उस स्टार्टअप में। तो रिलायंस क्या क्या करना चाहता है, मैन्युफैक्चर, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, क्या क्या, साइक्लोहेक्साइन और बेंजीन और फिनॉल और एसिटिक, जो भी एसिटिक, ये पूरा एक लिस्ट दिया है। अभी मैं तुमको वापस से रीड करके एक चीज बताता हूं, ठीक है। ये रहा,
एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ पार्ट्स। इसका मतलब क्या है? क्या रिलायंस कार के बिजनेस में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है? नहीं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका ये तुम्हारे सामने एक्चुअल मेमोरेंडम है, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसमें ऑटोमोबाइल लिखा है? नहीं। तो क्या रिलायंस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है? नहीं, क्योंकि रिलायंस का जो तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लिखा ही नहीं है। इसका मतलब तुम मेमोरेंडम में जो काम बोला है उसके बाहर कर नहीं सकते, कि या तो वो इलीगल, टेक्निकल भाषा में अल्ट्रा वायरस, आउटसाइड द स्कोप बोला जाता है। तो मेमोरेंडम एक दायरा है जिसमें तुमको काम करना है। मेमोरेंडम का दायरा क्रॉस किया तो सारे एक्टिविटीज आउटसाइड द मेमोरेंडम इलीगल माने जाएंगे। तुम्हारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अलावा नाम नहीं हो सकता। ये नाम बोला है ना इधर, हो सकता है तो तुम नया मेमोरेंडम फाइल करके नया कंपनी शुरू करो, या इसको नाम को चेंज करके नया मेमोरेंडम में करो, लेकिन तुम जो भी बिजनेस करोगे किस नाम से करोगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम में नाम मेंशन्ड है। यहां तक सब लोग क्लियर है? यस और नो? यस। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी लॉर्ड केन्स का डेफिनेशन समझ में है? इज इट्स मेन चार्टर, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, कैपिटल लॉस और सो ऑन। एज पर द डेफिनेशन, मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट जो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, किस रकम से शुरू हुई है, ये सब आएगा उसमें। सब लोग क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। और प्रिविलेजेस, कंपनी के ताकत, सब इसमें आते हैं। व्हाट इट कैन डू, व्हाट इट कैन नॉट डू, व्हाट इट कैन डू, दीज आर द थिंग्स, मेन ऑब्जेक्ट्स। लेकिन एक और बात बोलूंगा, तुम्हारा स्टील का धंधा है, मेन धंधा, पर उसमें स्क्रैप तो निकलेगा ना, निकलेगा ना। सो ये देखो, मेन ऑब्जेक्ट्स दिया है, लेकिन इसके साथ साथ इंसिडेंटल और एक्सिलरी ऑब्जेक्ट्स भी होगा। टाटा स्टील का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेलिंग स्टील। एक्सिलरी ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेलिंग स्क्रैप। मेन ऑब्जेक्ट और एक्सिलरी ऑब्जेक्ट मतलब अदर ऑब्जेक्ट के दायरे के बाहर कंपनी नहीं जा सकती, उसमें जो लिखा है वही काम करना पड़ेगा, उसके अलावा काम करेंगे तो इलीगल माना जाएगा। व्हाट इट कैन डू, मेन और एक्सिलरी ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इट कैन नॉट डू आउटसाइड दिस। सब लोग क्लियर है? अभी शुरू करते हैं फीचर्स। फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम। इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम आर्टिकल्स बुक 250 पेज का, पहले 15 पेज किसके? मेमोरेंडम। क्यों? कंपनी का नाम, पता, सब कुछ दिया है ना। ऑब्जेक्ट्स अभी तो और मैं बताऊंगा, कैपिटल क्लॉज। सो बताता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ विच स्टेट इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तुम्हारे सामने देखो लाइफ, ये देखो ऑब्जेक्ट हुआ ना, एम या ऑब्जेक्टिव्स, ये तो मेन काम है रिलायंस का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी के, ये तो मेन है, इसके बिना तो कंपनी शुरू भी नहीं हो पाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। ना कोई भी बाहर का आदमी कंपनी से डील करना चाहता है और जानना चाहता है कि इसका ट्रांजैक्शन लीगल है क्या इलीगल है, तो मेमोरेंडम देख लो। तुम रिलायंस के साथ, जैसे तुम बोल रहे हो ना, रिलायंस और हम साथ में कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रिलायंस के मैन्युफैक्चरिंग में इसमें दिया ही नहीं है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तो तुमको पता लगाना है कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन लीगल है, मेमोरेंडम के दायरे के अंदर है, तो कोई नहीं, रिलायंस का मेमोरेंडम देखो और चेक करो क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, तुम देखो यहाँ पे सब दिया है, मिक्सिंग मटेरियल, वुलन, कॉटन, सब इन लोगों ने भर भर के डाला मैक्सिमम, ताकि वो लोग सब कुछ कर सके। आ रहा है समझ में? तो आउटसाइडर्स लोग जो डील करना चाहते हैं रिलायंस के साथ, दे मस्ट नो कि मेमोरेंडम का दायरा क्या है, व्हाट इज परमिटेड, व्हाट इज नॉट। व्हाट इज परमिटेड तुम ऑब्जेक्ट क्लॉज देख लो, उसमें मेन ऑब्जेक्ट देख लो और दूसरा एक्सिलरी ऑब्जेक्ट देख लो, इसके बाहर तो तुम नहीं कर पाओगे डील। अच्छा करोगे तो कंपनी के डायरेक्टर जवाबदार है और तुम्हारी गलती मानी जाएगी, क्योंकि इट इज एज्यूम्ड, तुमने कंपनी डीलिंग करने से पहले प्रिकॉशन लिया है कि मेमोरेंडम में पड़ा हुआ है। अच्छा तुम ट्रिपल सीट पकड़े गए और बाद में तुमने बोला मुझे तो पता ही नहीं था, वो बोलेगा फाइन भर,
या तुम लोग पकड़े गए, तुम्हारा नो पार्किंग में दिखा, 550 का फाइन लगेगा टू व्हीलर में, तुमने बोला मुझे तो पता ही नहीं था इधर पार्किंग है, वो बोलेगा 550 रुपए बस, अभी तो पता चला ना। मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तुम कंपनी के साथ डील करना चाहते हो तो पहले उसका मेमोरेंडम देख लो कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन उसके ऑब्जेक्ट लॉस के दायरे में है कि नहीं। बाद में तो ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर हुआ और बाद में पता चला ट्रांजैक्शन इलीगल है, तो गलती तुम्हारी मानी जाएगी और कंपनी की नहीं, और कंपनी में भी डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। लॉजिक समझ में आया? तुमको केयर लेना है। आगे बढ़ते हैं। एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर इट्स मेमोरेंडम। सीधे बात है, हर कंपनी का नाम अलग है तो मेमोरेंडम हर कंपनी का अलग होगा ना। कंपनी का नाम, पता, शेयर कैपिटल, ऑब्जेक्ट सब अलग होगा एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड सबमिट इट अलोंग विद द एप्लीकेशन। किसको सबमिट करोगे? ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। महाराष्ट्र में, तुम मुंबई में अप्लाई करो। It is prepared by the promoters and needs to be signed by minimum 7% public company, 2% private company, 1% company. Now मेरा एक सवाल है तुमसे, ये कंपनी कौन सा है? रिलायंस का नाम क्या दिख रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री। प्राइवेट है क्या पब्लिक है? पब्लिक है। मतलब इस मेमोरेंडम में कितने लोग साइन करना जरूरी है? 7 लोग। 7 लोग जरूरी है। तो अभी अपन देखेंगे 7 लोग के नाम है कि नहीं, क्योंकि 7 लोग के नाम नहीं रहेगा तो इलीगल माना जाएगा। रिलायंस इलीगल काम करता नहीं है। अभी अपन देखते हैं 7 के नाम इसमें आएगा, मेमोरेंडम में ही आएगा। ये देखो आगे 7 लोग के नाम आ जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इन लोगों ने काम बराबर लीगली किया। 7 लोग सब्सक्राइबर्स है किसके? मेमोरेंडम के। इनके साइन भी आ जाएंगे, ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होगा। सर ये जो 7 लोग हैं इनने कंपनी स्टार्ट की, इन्होंने प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की, प्रमोशन। और रिलायंस में शेयर्स कितने हैं? देखो ये नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, बाद में बदलाव करते गए ना लोग शेयर्स में। ये देखो कितने सारे शेयर्स हैं। अभी तुम नंबर गिन भी नहीं पाओगे शायद, लेकिन जो 7 लोग हैं इसमें मुकेश अंबानी का नाम नहीं है। उससे बोला तुम लोग शुरू करो 500 शेयर लो, बाकी के लाखों शेयर मैं लूंगा। बाद में उसने पैसा दिया होगा ना। जरूरी नहीं मेमोरेंडम में नाम नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। 7 लोग को मिलकर शुरू करवा दिया कंपनी, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले मुकेश अंबानी ने पैसा दिया होगा शेयर कैपिटल का। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे वर्कआउट होता है? तो कितने लोग दिख रहे हैं तुमको? 7 लोग। ये सब 7 लोग, यहाँ पे देखो चेयरमैन एमडी सब इनका एड्रेस के साथ और कितने शेयर लिए दिए हुए हैं। सर रमनी। हाँ सर नंबर रमनी। कौन सा? सचंद्रन रमैया, सन ऑफ टी रमैया, पूरा डिटेल देना पड़ता है। इनका आधार कार्ड भी जाएगा जो प्रूफ ऑफ एड्रेस। आया समझ में? अच्छा, ये 7 लोग लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं दिया मेमोरेंडम के साथ अलग से, तो रजिस्ट्रार एज्यूम करेगा यही 7 लोग डायरेक्टर, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन उनका लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग है। आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है? सो ये रहा तुम्हारा। कितने लोग? प्राइवेट कंपनी होता तो कितने लोग की जरूरत पड़ती? 2। पब्लिक कंपनी के लिए तुम्हारे सामने प्रूव हो गया। ओपीसी होता तो 1। ईच सब्सक्राइबर मस्ट राइट अगेंस्ट हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स। क्या है नंबर ऑफ शेयर्स है? मैं तुमको थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल रिलायंस का एक्चुअल में मेमोरेंडम दिखा रहा हूं, तुमको कनेक्ट होना चाहिए। और आगे बढ़ते, एंड हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बताया था ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद कमेंसमेंट से पहले डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इन लोगों ने जो प्रॉमिस किया है शेयर खरीदने का, उसका पेमेंट कंपनी को आ चुका है। ये तो सब्सक्राइब किया हुआ है, पेमेंट तो अभी तक कहाँ आया? आएगा इनकॉर्पोरेशन के बाद पेमेंट। डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि पेमेंट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। इट कंटेन्स अ फॉलोइंग क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज होते हैं। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। और तुमको एकदम जबरदस्त चाहिए स्पीड में, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, लायबिलिटी, कैपिटल। थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, बाकी तुमको लग जाएगा। ये 6 क्लॉजेस का इसके बाद वाले वीडियो में
मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगेन रिलायंस का मेमोरेंडम की मदद से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंडिया में कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज, तो 6 चीजें रहते हैं। इसलिए देखो इसका जो 15 पेज का ही मेमोरेंडम है, किसका? रिलायंस का, और 225 पेज का आर्टिकल। समझ में आया सबको? छोटा सा 15 पेज का मेमोरेंडम है। It defines the nature and character of the company. It is not easy to alter the clauses. 6 क्लॉज है, तुम कर सकते हो, मनाही नहीं है, लेकिन तुम बार बार नाम बदलो ये भी तो आसान नहीं है, उसके लिए प्रक्रिया है। डायरेक्टर्स लोग डिसीजन लेंगे, फिर शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, 3/4 लोग पास करेंगे। सर एक कंपनी कितने बार नाम चेंज कर सकती है? कोई लिमिट्स नहीं दिया है नंबर। रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेक्सटाइल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई नंबर ऑफ लिमिट्स नहीं है, तुम कितने बार में नाम चेंज कर सकते हो। क्योंकि वक्त के साथ साथ, अच्छा एप्पल का नाम क्या था तभी? एप्पल कंप्यूटर्स था, उससे नाम चेंज करके एप्पल इंक। जब मोबाइल लाया तो मिसमैच होता है ना, कहाँ मोबाइल कहाँ कंप्यूटर, तो उन्होंने नाम चेंज करके एप्पल इंक कर दिया। एप्पल इंक नाम से इंडिया में, लेकिन एप्पल इंक नहीं है, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका हेड ऑफिस बैंगलोर कर्नाटक। जो हर देश का अलग अलग कायदे हैं, हर देश के अपने कंपनीज एक्ट होते हैं, तो तुमको उस देश में जाकर देखना पड़ेगा कौन से शब्द वो लोग प्रयोग करते हैं। हर देश का अपने अलग अलग कायदे। अच्छा अमेरिका में एप्पल इंक है, उनका मेमोरेंडम भी अलग है, उनका मेमोरेंडम नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन कंसेप्ट सेम। आया समझ में? तुमको अमेरिका का नाम चाहिए, अमेरिका में क्या सबमिट करते हैं जानना चाहते हो? मैं तुमको 2 मिनट में बता दूं। तो वो सब देख सकते हैं ऑनलाइन में, हर एक का देश का तो नहीं बताऊंगा, तुमको अमेरिका का क्रेज होगा तो मैं अब एप्पल का एक मेमोरेंडम कोशिश करता हूँ तुमको बताने का, हर देश का तुमको देखना पड़ेगा। एप्पल इंक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मुझे लगता है ओरिजिनल जो होगा ना ये उनका अलग होगा, और ये शायद ऑफरिंग मेमोरेंडम कुछ तो नाम होगा ये। लेट मी सी एप्पल का मेमोरेंडम क्या है, नाम क्या बोलते हैं, वो तुम्हारी इच्छा होगी तो मैं कोशिश कर रहा हूं, शायद इधर आ जाए। ये ओरिजिनल में मैं कोशिश कर रहा हूँ, नो रिजल्ट फाउंड, तो तुमको गूगल में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि अमेरिका में किस नाम से उन्होंने रजिस्टर किया। फिर भी ये रहा प्रिलिमिनरी कॉन्फिडेंस ऑफरिंग मेमोरेंडम नाम ये, लेकिन अमेरिका का है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, वहां के अपने कायदे होंगे, इंडिया के कायदे नहीं होंगे। क्या सब लोग यहाँ तक क्लियर है? तो मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, एप्पल का अमेरिका का जो है, इंडिया का, लेकिन वो पब्लिक में आसानी से मिलता नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इट कैनॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2000। मैं बताता हूँ क्या है ये। नाउ इसको मैं बाजू में कर दूं, ठीक है, और मैं इसमें आ जाऊं। नाउ कंपनीज एक्ट में पब्लिक लिमिटेड चालू करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? तो 7 लोग है ना, इन्होंने कायदा थोड़ी तोड़ा है, रिलायंस कायदा तोड़ेगा ही नहीं, एक ईमानदार कंपनी है। 7, 6 तो नहीं किया ना उन लोगों ने, 7 किया है। तो तुम्हारे मेमोरेंडम में कंपनीज एक्ट को तुम बाईपास नहीं कर सकते, कंपनीज एक्ट के दायरे में रहना पड़ेगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं। वापिस से हम आते हैं इसमें। अच्छा, एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायरस, मतलब आउटसाइड दिस स्कोप। मेमोरेंडम में रिलायंस ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया तो वो क्या माना जाएगा? इलीगल, क्योंकि इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? मीटिंग बुला के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो करेंगे। लॉजिक समझ में आया? मेमोरेंडम के दायरे के बाहर सारे एक्टिविटीज अल्ट्रा वायरस मतलब इलीगल माना जाता है, तुम वो दायरा क्रॉस नहीं कर सकते, किया तो डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। ठीक है, और वो इनवैलिड और इलीगल भी होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का दायरा क्रॉस हो गया, लेकिन मेमोरेंडम के दायरे के अंदर है तो शेयर होल्डर्स उसको फिक्स कर सकते हैं। मेमोरेंडम का दायरा क्रॉस हो गया तो शेयर होल्डर भी इसको करेक्ट नहीं कर सकते, वो इलीगल मतलब इलीगल है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तुम्हारे सामने मैंने बता दिया है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, रिलायंस का पब्लिक डॉक्यूमेंट है तुम्हारा, रिलायंस का। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनीबडी कैन सी द मेमोरेंडम। हाँ, प्राइवेट कंपनी का मुझे लगता है कुछ चार्जेस भर के तुमको मिलेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का डॉक्यूमेंट पब्लिक में। आगे बढ़ते हैं।
कंपनीज एक्ट 2013 has prescribed the format. Now हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज देखे थे। इंडिया में 12 लाख कंपनीज है। कोई लिमिटेड बाय शेयर्स है, कोई लिमिटेड बाय गारंटी है, किसी का शेयर कैपिटल है, कोई शेयर कैपिटल नहीं रखना चाहता। अभी तुम्हारे क्लासरूम में देखो, एक का एसपी का होगा, एक मैथ्स का होगा। तुम्हारा सब्जेक्ट एसपी है तो तुम कौन से क्लासरूम में जाओगे? एसपी के। यदि तुम्हारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो एक टेबल ए बी सी डी क्या होता है पहले मैं बता। नाउ कंपनीज एक्ट में कायदे हैं, डू यू एग्री? कायदे के नंबरिंग है। उस नंबरिंग में गवर्नमेंट ने एक बुक बनाया है, उस बुक को बेयर एक्ट बोलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 का एक बेयर एक्ट है, ठीक है। उस बेयर एक्ट के अंत में कुछ शेड्यूल्स है, जैसे डिप्रिसिएशन का परसेंटेजेस क्या है, फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है, और उसमें टेबल ए, तुमको यदि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाना है तो तुम टेबल ए जो कंपनीज एक्ट के एंड में जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं। सो हो सकता है रिलायंस को ये जो सबमिट किया है ना, ये जो टेबल ए के हिसाब से इन्होंने बनाया है, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, डू यू एग्री? और यदि तुम्हारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है बट शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल बी फॉलो करो। तुम्हारा लिमिटेड बाय गारंटी शेयर कैपिटल है तो सी फॉलो करो। अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग डीई, तो तुम्हारा जो कंपनी फिट करता है उसके हिसाब से तुम बना सकते हो, बट सेम टू सेम कॉपी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस टेबल में कंपनीज एक्ट ने तुम्हारे कंपनी का नाम कहाँ दिया रहेगा? फॉर एग्जांपल कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उस टेबल में क्या लिखा, थोड़ी लिखा होगा, नहीं लिखा होगा ना। पर 12 लाख कंपनीज है, उसमें तो सिर्फ लिखा रहेगा नंबर 1 नेम ऑफ कंपनी डालो, तो तुम उस प्रकार से उसकी मदद ले। बट तुमको मेमोरेंडम खुद का अपना बनाना होगा, 100% बनाना होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके फीचर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप तुमको मजा आ गया होगा, नॉलेज आया होगा। क्लासेस अगले वीडियो में, क्योंकि वो एक महारत क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, अगले वीडियो में हम वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।